ॐ सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पितामही विद्यापीठ चिंतन सत्र में आप सभी सुधी श्रोताजनों का स्वागत। ऐसी ही संख्या में आप सभी 8 और 9 मार्च को संपन्न होने जा रहे पुनरुत्थान विद्यापीठ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय विद्वत गोष्ठी में इसी संख्या में उपस्थित रहे, यही आपसे निवेदन है। गोष्ठी के बारे में अधिक जानकारी के पत्रक आपको मिले ही होंगे। अगर किसी व्यक्ति को नहीं भी मिले हैं तो इस सत्र के उपरांत कृपया आप फोन करेंगे तो सारी जानकारी आपको प्रेषित की जाएगी। इस 2 दिवसीय गोष्ठी के विविध सत्रों में पितामही विद्यापीठ ग्रंथ लोकार्पण एक विशेष सत्र रहेगा। इस लोकार्पण कार्यक्रम को देखना और सुनना हमारे लिए अच्छा अनुभव होगा। अच्छा इसलिए भी कि हमारे मन के सारे प्रश्न। आवाज सुनाई दे रहा है ना? जी जी, हाँ, आ रहा है। सुनाई दे रही है। समीर जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ, अच्छा इसलिए भी कि हमारे मन के सारे प्रश्न भी इससे दूर होंगे। जैसे हमारे मन में एक बात निरंतर चलती है कि हम सभी अलग अलग स्थानों पर है, विषयों का चिंतन कर रहे हैं, तो आगे क्या होगा, हमें इस चिंतन को कैसे आगे ले जाना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें धीरे धीरे मिल रहा है। अपने अपने स्थानों पर रहते हुए ही कुटुंब सुदृढ़ीकरण के लिए हमने जिन विषयों का चिंतन अभी तक किया है उसे एक क्रमबद्ध तरीके से समाज में उतारने के लिए अभ्यास वर्ग की योजना करने हेतु अभी हमें सिद्ध होना है। भाषण, लेखन, संगठन ये क्रियान्वयन के माध्यम है। कई और भी प्रतिभागी अन्य अन्य प्रांतों से इस गोष्ठी में आएंगे, तो पितामही विद्यापीठ का परिचय और आज की आवश्यकता को लेकर सत्र में प्रबोधन होगा। इससे समाज मानस भी अनुकूल होगा, लोक मत परिष्कार का कार्य इससे सुलभ बन जाएगा। इसलिए आप सभी इस गोष्ठी में जरूर आइए, ऐसा फिर एक बार मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ। और अभी ताई जी से विनती करता हूँ कि आज के विषय की प्रस्तुति शुरू करें। पितामही विद्यापीठ के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। पितामही विद्यापीठ का जो निवेदन समीर भाई ने आपको किया, उसी कार्यक्रम के निमित्त से हम आज इस विषय का चिंतन करने वाले हैं। और दूसरे एक कार्यक्रम का जो प्रारंभ हो रहा है उसकी भी पहले सूचना देना मैं उचित समझती हूँ। हमारे ये चिंतन सत्र 3 विषयों पर चल रहे हैं। उसमें से एक है राम विद्यापीठ, दूसरा है व्यास विद्यापीठ और तीसरा है पितामही विद्यापीठ। राम विद्यापीठ का केंद्रवर्ती विषय है समग्र शिक्षा योजना, अर्थात देश के 140 करोड़ लोगों के लिए आजीवन चलने वाली शिक्षा का स्वरूप क्या होगा और उसकी व्यवस्था कैसे बनेगी, उसकी रचना कैसे बनेगी, यह राम विद्यापीठ का केंद्रवर्ती विषय है। लोक शिक्षा का स्वरूप, व्यवस्था और रचना कैसी होगी, यह व्यास विद्यापीठ के चिंतन सत्र का केंद्रवर्ती विषय है। और कुटुंब शिक्षा का स्वरूप, व्यवस्था और रचना कैसे होंगे, यह पितामही विद्यापीठ के चिंतन सत्र का विषय है। आज मैं जिसकी सूचना दे रही हूं वह अपनी समग्र शिक्षा योजना जो पुनरुत्थान विद्यापीठ में अभी चल रही है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है।
हम भारतीय शिक्षा की पुनः प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। भारतीय शिक्षा का प्रश्न बहुत बुरी तरह से उलझ गया है और हमें कहीं रास्ते ही नहीं दिखाई देते, ऐसी इसकी अवस्था हो गई है। प्रश्न आज नहीं उलझा है, उलझना शुरू हुआ है 150-200 वर्ष पूर्व से। इन 200 वर्षों के काल में हमने इसे सुलझाने के भी प्रयास नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है, किए तो हैं, परंतु कदाचित वे समग्रता में नहीं किए गए होंगे। इसलिए अभी भी हमें उसमें से स्पष्ट मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम पुनः एक बार समग्रता में हमारी पद्धति से प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास के 3 आयाम हैं। मैं उसका यदि विचार पक्ष बताऊं तो इसके 3 आयाम हैं। एक आयाम है, हम सभी विषयों के, सभी स्तरों के कक्षों में जो प्रतिपादन कर रहे हैं, जो विषय वस्तु हर एक विषय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस पद्धति से हम पढ़ा रहे हैं, उसमें तो भारतीय विचार हम करते हैं। यह इसका ज्ञानात्मक पक्ष है, जैसे कि विज्ञान, तंत्र ज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि सारी बातों में हमारा भारतीय विचार कैसा होगा, इसकी चर्चा तो होती है, इसका विचार होता है, कहीं-कहीं इसके प्रयोग भी होते हैं। अर्थात ये भी अधिकृत रूप से अभी नहीं हो रहे हैं। हाँ, आईकेएस शुरू हुआ, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ऐसा एक विभाग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बना है, तब से इन विषयों की चर्चा तो शुरू हुई है। ये कुछ मात्रा में शुभ लक्षण है, परंतु फिर भी वह हमारे यूनिवर्सिटी एजुकेशन में अथवा माध्यमिक विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय हो, उच्च शिक्षा के संस्थान हो, उसमें समग्रता में तो यह विषय नहीं आ रहा है, एक विभाग के नाते आ रहा है। परंतु हम कह सकते हैं कि फिर भी थोड़ी कुछ चर्चा तो शुरू हुई है। हमारे अनेक संगठनों में भारतीय शिक्षा का ज्ञानात्मक पक्ष, यह तो विचार का विषय बनता है, परंतु शिक्षा में यह एक ही पक्ष नहीं होता है। ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ आर्थिक पक्ष भी होता है और व्यवस्था पक्ष भी होता है। उदाहरण के लिए विद्यालयों की, महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, योगक्षेम कैसे चलेगा, इसका तो विचार नहीं होता है। उसका भारतीय पक्ष क्या है, इसका विचार नहीं होता है। या तो सरकार, या तो कॉरपोरेट सेक्टर अर्थात व्यापारी जगत, या तो विद्यार्थियों से शुल्क आदि आदि बातों से आय की चिंता होती है और भवन, भूमि, उपस्कर, अध्यापकों के वेतन आदि बातों में खर्च होता है। तो ये आय व्यय का बजट भारतीय पद्धति से नहीं बनता है। जब तक ये नहीं बनेगा, तब तक ज्ञानात्मक पक्ष आर्थिक पक्ष के अधीन ही रहेगा और अर्थ अर्थ केंद्रीय जीवन रचना में अर्थव्यवस्था ज्ञान व्यवस्था का नियंत्रण और नियमन करेगी। अतः हमें आर्थिक पक्ष की भी विचारणा करनी चाहिए। उसी प्रकार से इसका जो प्रशासन पक्ष है, व्यवस्था पक्ष है, वह भी भारतीय नहीं है। जब तक ये तीनों बातें भारतीय नहीं होती, तब तक भारतीय शिक्षा की पुनः प्रतिष्ठा हम नहीं कर सकते। इसलिए विद्यापीठ की यह योजना है
कि हम अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा का चिंतन भी शुरू करें। प्रयोग तो विद्यापीठ में चल रहा है। पुनरुत्थान विद्यापीठ स्वायत्त अर्थनिरपेक्ष व्यवस्था में ही चलता है और योगक्षेम के लिए दान दक्षिणा और भिक्षा पर निर्भर करता है। ये आप सबको विदित है। परंतु संपूर्ण देश में ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ऐसे ही चलने चाहिए। यह कैसे होगा, इसका चिंतन करने के लिए एक नया चिंतन सत्र शुरू हो रहा है। जिस प्रकार से पितामही विद्यापीठ हर पक्ष की त्रयोदशी को अर्थात 1 महीने में 2 दिन होता है, उसी प्रकार से यह सत्र हर मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की द्वितीया को इसी समय रहेगा। वह होगा अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा व्यवस्था। इसका सत्र अभी माघ मास की द्वितीया से शुरू होगा। इस बार की द्वितीया 31 जनवरी को है, उस दिन यह शुरू होगा। आप सब के लिए इस सत्र में जुड़ने का आग्रह है। विद्यापीठ के सभी कार्यकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य है, इसमें जुड़ना अनिवार्य है। जब हम अनिवार्य कहते हैं तब इसे कैसे देखना चाहिए, तो विद्यापीठ में एक शब्दावली है, एवरीथिंग इज वॉलंटरीली कंपल्सरी। स्वैच्छिक अनिवार्यता है। सुनने वाले, उपस्थित रहने वाले, सहभागी होने वाले अपने आप के लिए यह कितना अनिवार्य बनाते हैं, इसके ऊपर ही उपस्थिति और सहभागिता निर्भर करती है। अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा अध्ययन शिक्षा संकाय में यही नियम लागू होगा कि यह स्वैच्छिक अनिवार्यता का विषय है। तथापि हमारा आग्रह है कि विद्यापीठ इसको स्वैच्छिक भले ही माने, कार्यकर्ता को इसे अनिवार्य मानना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र में और संपूर्ण समाज क्षेत्र में इस विषय की चर्चा चलनी चाहिए। इस विषय का चिंतन विकसित होना चाहिए, तभी हम ऐसी व्यवस्था भी कर पाएंगे। इसलिए इस शिक्षा योजना में, इस चिंतन सत्र में जुड़ने का आप सबको आग्रह है। इसका संचालन और सूचना विद्यापीठ के इस मास के लिए नियुक्त संयोजक विपुल भाई रावल करेंगे। आप राम विद्यापीठ का संचालन वे ही करते हैं, इसलिए आप उनको जानते ही हैं। आप गट पर सूचना डालिए अथवा गट पर ही इसकी सूचना भी आएगी, आप सब इसमें सीधे से जुड़ पाएंगे। ये तो एक नई योजना की शुरुआत है। अब पितामही विद्यापीठ के बारे में भी ऐसा ही विषय है। अभी समीर भाई ने आपको पितामही विद्यापीठ नामक हमारा जो ग्रंथ है उसकी दूसरी सुधारित संशोधित आवृत्ति के प्रकाशन की जानकारी दी और इस निमित्त से आयोजित गोष्ठी की भी जानकारी दी। यह तो है ही, परंतु साथ में एक नया उपक्रम, नई शुरुआत हो रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि पितामही विद्यापीठ का चिंतन हम कर रहे हैं। पितामही विद्यापीठ प्रत्यक्ष शुरू होने जा रहा है। यह भी इस गोष्ठी के अवसर पर शुरू होगा। हमारे जो प्रमुख महिला संगठन हैं, जैसे कि राष्ट्र सेविका समिति, महिला समन्वय, भारतीय स्त्री शक्ति, इनके वरिष्ठ संस्थापक ऐसे महिलाओं के, ऐसे अधिकारियों की उपस्थिति में, स्वामिनी अनंतानंद जी की उपस्थिति में यह
उद्घाटन होगा। उस दिन से जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, उसका विद्यापीठ के रूप में प्रारंभ होगा। वैसे आपको यह भी बताना उचित रहेगा कि कुटुंब शिक्षा का यह कार्य पुनरुत्थान विद्यापीठ में 2007 से शुरू हुआ है। यह भी जानना आवश्यक रहेगा कि पुनरुत्थान विद्यापीठ को प्रथम तो गृह विद्यापीठ करेंगे, कुटुंब शिक्षा का विद्यापीठ करेंगे, ऐसा विचार बहुत चल रहा था। इसका संकल्पना पत्र भी बना और देश के लगभग 65 लोगों को यह भेजा। शायद यह मैंने पूर्व में भी आपको बताया है। उनके प्रतिभाव भी आए और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। परंतु धीरे धीरे पुनरुत्थान विद्यापीठ का चिंतन, माने उस समय पुनरुत्थान विद्यापीठ नाम नहीं था, यह पुनरुत्थान ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड हुआ था, पंजीकृत हुआ था। तो फिर विचार ये हुआ कि नहीं, हम समग्र शिक्षा की बात करेंगे और उसमें कुटुंब शिक्षा यह एक प्रमुख विषय होगा। इसलिए यह पुनरुत्थान विद्यापीठ बना और कार्य तो कुटुंब शिक्षा का 2007 से शुरू हुआ था। 2007 में गृह शास्त्र ऐसे ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। उसके बाद अधिजनन शास्त्र, आहार शास्त्र, गृह अर्थशास्त्र और गृहस्थाश्रमी का समाज धर्म, ऐसा 2007 से 2014 तक ग्रंथों का निर्माण और प्रकाशन हुआ। साथ में अधिजनन शास्त्र इस विषय पर अधिक अध्ययन, ग्रंथ का निर्माण तो हुआ ही, परंतु अध्ययन भी होने लगा और उसकी रचना भी बनी। श्रेष्ठ जनन समर्थ भारत ऐसे नाम से प्रथम गोष्ठी और सम्मेलन जो हुआ, उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला और उसके बाद समर्थ भारत केंद्र के नाम से विद्या भारती में यह प्रकल्प भी शिशु शिक्षा के अंतर्गत शुरू हुआ है। उसके बाद आजीवन कुटुंब शिक्षा ऐसा विषय करके अभ्यास वर्गों का आयोजन भी होता रहा है। इन सब का संकलित स्वरूप अब जो बना वह पितामही विद्यापीठ है। हमारी इस वर्ष का ज्ञान विषय भी कुटुंब में आजीवन शिक्षा ऐसा ही है। व्यास पूर्णिमा से इस विषय का विशेष चिंतन शुरू हुआ है। इस वर्ष का जो विद्वत सभा हुई, उसका भी विषय कुटुंब में शिक्षा ऐसा ही था। और अब मार्च मास में जो गोष्ठी हो रही है, उस गोष्ठी का भी विषय है कुटुंब में आजीवन शिक्षा। अतः कुटुंब शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ये महत्वपूर्ण ऐसे चरण हैं। पितामही विद्यापीठ के रूप में यह अब व्यवस्थित ढंग से एक विद्यापीठ की दृष्टि से ही यह कार्य शुरू होगा। इसमें आप सबको आना है, ये तो है ही। यह विद्यापीठ कैसे काम करेगा? यह विद्यापीठ इस विद्यापीठ का पूरा नाम होगा पुनरुत्थान पितामही उपविद्यापीठ। यह उपविद्यापीठ इसलिए है कि वह पुनरुत्थान विद्यापीठ के अंतर्गत चलेगा, इसलिए पुनरुत्थान नाम भी जुड़ा है और उपविद्यापीठ यह नाम भी जुड़ा है। पुनरुत्थान विद्यापीठ के कुलपति ही इस विद्यापीठ के भी कुलपति होंगे। विद्यापीठ के संयोजक ही इस विद्यापीठ के मुख्य संयोजक होंगे। इस विद्यापीठ के लिए संयोजकों की एक टोली भी बनेगी। इसकी गाड़ी व्यवस्थित अच्छी तरह से पटरी पर चढ़ जाएगी, तब उपयुक्त चयन करके उपकुलपति की भी नियुक्ति इसमें होगी। ऐसे यह विद्यापीठ के रूप में ही काम करेगा। अभी वर्तमान
अन्य पुनरुत्थान विद्यापीठ के अन्य कार्यों के साथ समायोजन की दृष्टि से यह पितामही विद्यापीठ संकाय इस रूप में काम करेगा। तो ऐसा इस विद्यापीठ का उद्घाटन 8 मार्च को होने जा रहा है। उसमें भी आप सादर निमंत्रित हैं। इसका ही आग्रह मैं पुनः पुनः कर रही हूँ। कुटुंब शिक्षा का समग्र रूप कैसे होगा, विषयों का रूप कैसे होगा, यह इस गोष्ठी के उप विषयों के आधार पर हम समझ सकते हैं। और आगे के सत्र से इन्हीं विषयों पर अब हमारी चर्चा भी शुरू होगी। कुछ चर्चा तो पहले हुई है, अब इसकी विस्तृत चर्चा, साथ में इसकी रचना कैसे होगी, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम इस चिंतन में आधे रास्ते पर पहुंचे हैं। इसके जो विषय होंगे गोष्ठी के, वे होंगे एक, विवाह पूर्व युवावस्था। इसका हम विचार पहले भी कर चुके हैं। देश भर के विद्वानों के बीच में इस विषय की चर्चा होगी। इसके लिए क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, कैसे कैसे साहित्य का निर्माण हो सकता है, अभी जो प्रकाशित साहित्य है उसका उपयोग कैसे हो सकता है, इसका विचार इस सत्र में इस विषय के चिंतन में होगा। वैसे अभी अभी गत मास में विवाह संस्कार, पूर्व तैयारी एवं स्वरूप, इस विषय का 2 दिन का अभ्यास वर्ग आयोजित हुआ था, जिसमें हमारे सभी केंद्रों के कार्यकर्ता मिलकर 53 लोगों की उपस्थिति थी और कॉलेज के कुछ छात्र छात्राएं भी इसमें सहभागी हुए थे। दूसरा विषय रहेगा अधिजनन और शिशु संगोपन। ये होगा विवाह के बाद माता पिता बनने की तैयारी, गर्भाधान और गर्भावस्था के 9 मास के दरमियान संस्कार कैसे होते हैं, इस समय करणीय कार्य क्या है, अकरणीय कार्य क्या है, और हम चरित्र निर्माण कैसे कर सकते हैं संस्कार के माध्यम से, यह विषय होगा। शिशु संगोपन, हमारे हमारे देश में, हमारे समाज में शिशु शिक्षा की कोई भी संस्थात्मक व्यवस्था तो नहीं थी, क्योंकि यह गृहीत था कि शिशु को, अर्थात 5 वर्ष की आयु तक के शिशु को घर से दूर, घर से बाहर, माता पिता से अलग करके नहीं भेजना चाहिए, वे घर में ही रहेंगे। यह इसलिए हमारे यहाँ संस्थात्मक व्यवस्था नहीं थी। परंतु ये जो भारतीय परंपरा नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों ने कहना शुरू किया, हाँ हमारे यहाँ शिशु शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हम तो शिशुओं को कैसे वंचित कर रहे हैं, कितना विलंब, 5 वर्ष तक वे विद्यालय ही नहीं जाएंगे। ऐसा करते करते आवश्यकता बढ़ने लगी। उसी दरमियान मैडम मॉन्टेसरी भारत में आई थी शिशु शिक्षा का प्रचार करने के लिए। उनके प्रभाव से और हमारे देश की, समाज की ऐसी मनस्थिति होने के कारण से हमारे यहाँ भी शिशु शिक्षा की संस्थागत व्यवस्था शुरू हुई। परंतु वह तो मॉन्टेसरी पद्धति थी। आज भी किंडरगार्टन, नर्सरी, प्लेवे स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, इसी नाम से शिशु शिक्षा की व्यवस्था होती रही है। विद्या भारती ने शिशु शिक्षा की भारतीय पद्धति विकसित की, उसी को नाम दिया शिशु वाटिका। एकमेव यह भारतीय शिशु शिक्षा पद्धति है। उसको आधार बनाकर हम शिशु संगोपन और शिशु संस्कार कैसे होना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि आज भी
भले ही मोंटेसरी आई हो, भले ही केजी हो, भले ही शिशु वाटिका हो, हमारा आग्रह संस्कार और संगोपन के पक्षों पर ध्यान देने का नहीं होता है। लिखना पढ़ना सिखाओ, ऐसी औपचारिक शिक्षा का ही होता है। और घरों में शिशु उपेक्षित ही रहता है। इस दृष्टि से इस विषय की चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी रहेगी। इसके बाद का होगा 10 वर्षाणि ताड़येत, अर्थात 6 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की आयु तक हमारे बालकों का संगोपन और विकास, शिक्षा दीक्षा कैसे होना चाहिए, चरित्र गठन कैसा होना चाहिए, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा विषय है। इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। अब इसकी रचना भी कैसे होगी, समाज में यह विषय कैसे जाएगा, इसकी चर्चा होगी। उसके बाद युवावस्था शुरू होती है। हम पहले देख चुके हैं कि युवावस्था 2 आश्रमों में विभाजित है। एक विवाह पूर्व युवावस्था, यह ब्रह्मचर्याश्रम है। आज के वातावरण में ब्रह्मचर्याश्रम ऐसा शब्द भी अनेक लोग नहीं जानते हैं, और यदि जानते हैं तो यह जानकारी विपरीत है। हमारे युवाओं को ब्रह्मचर्य, उसके अंतर्गत सामर्थ्य संपादन, चरित्र का गठन कैसे होना चाहिए, इस विषय में मार्गदर्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। नियंत्रण की, नियमन की, शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके ऊपर तो हमारी युवा शक्ति देश के, समाज के, कुटुंब के स्वयं अपने कितना काम में आएगी, कितनी संपत्ति बनेगी, युवा संपत्ति बनेंगे कि जिम्मेदारी बनेंगे, इस प्रश्न का उत्तर हमें स्पष्ट रूप से सकारात्मक नहीं मिलता है। इसलिए विवाह पूर्व का जो यह युवावस्था का काल है, इसकी हमें विशेष चिंता करनी होगी। विवाह के बाद की युवावस्था, उसमें गृहस्थाश्रम शुरू होता है। पति पत्नी के संबंध, उपभोग, सुखोपभोग, रसानुभव, सौंदर्यानुभव, वैभव आदि सब कैसे होते हैं, संबंध कैसे विकसित होते हैं। गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारियां कैसी होती है, उनको निभाने का सामर्थ्य हमारे में कैसे आता है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, ये तीसरा विषय रहेगा। चौथा विषय हुआ विवाह पूर्व और विवाहोत्तर युवावस्था। अब हमारा जीवन 35 वर्ष पार कर चुका है, तो प्रौढ़ गृहस्थाश्रम, जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं, वो कैसा होगा, इसका निरूपण इस विषय में होगा। 50 वर्ष के हुए तो अब वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। आयु के अनुसार तो करते ही हैं। हमारे सामर्थ्य की दृष्टि से भी अब हम वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, परंतु हमारी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति हमें वानप्रस्थ स्वीकार करने की अनुमति नहीं देती है। अभी तो गृहस्थाश्रम के दायित्वों से हम मुक्त नहीं हुए हैं, व्यवसाय के दायित्व से भी मुक्त नहीं हुए हैं। इसलिए हम शारीरिक, मानसिक और इंद्रियों की दृष्टि से, हमारा वैज्ञानिक दृष्टि से, हमारा जो व्यक्तित्व बना हुआ है, उस दृष्टि से वानप्रस्थ के योग्य होते हैं, परंतु सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक परिस्थिति के कारण से गृहस्थाश्रम में रहने के लिए बाध्य होते हैं। ये आंतरिक संघर्ष, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैसा है और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, इसका चिंतन तो करना चाहिए। इसलिए हम
प्रौढ़ वानप्रस्थ, इसकी चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम वानप्रस्थाश्रम में ही 60 वर्ष के होते हैं तो वृद्ध होते हैं। इसकी भी ऐसी ही कठिनाई है। यह मानसिक कठिनाई ज्यादा है कि अब हम निवृत्त होने के लिए तैयार नहीं, वृद्ध अपने आप को वृद्ध मानने के लिए तैयार नहीं, और आसक्तियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इधर तो हमारी शारीरिक स्थिति वृद्धावस्था के अनुरूप ही है, तो अब क्या करना। तो ये वृद्धावस्था, वानप्रस्थ वृद्धावस्था और वानप्रस्थाश्रम में हमारा जो समाज सेवा का दायित्व है वो कैसे निभाएंगे, ये कैसे संभव होगा, इसका विचार इसमें करेंगे। और उसके बाद 75 वर्ष के हो गए तो अब संन्यस्त वृद्धावस्था है। संन्यस्त कहते ही हमें लगता है कि अरे हम सन्यासी थोड़े बनने वाले हैं, और बात तो सही है, सन्यासी तो कुछ लोग ही बनते हैं, 75 वर्ष के तो सब हो जाते हैं। परंतु संन्यस्त वृत्ति क्या होती है फिर? संन्यस्त आश्रम का विधिवत स्वीकार नहीं करेंगे, हम दीक्षा लेकर सन्यासी नहीं बनेंगे, तो भी संन्यस्ताश्रम तो है ही, वो कैसा होगा? घर में रहकर संन्यस्त वृत्ति का विकास कैसे होगा? ये तो हमारे लिए बहुत चिंतनीय विषय है ही, क्योंकि संन्यस्त वृत्ति जिसने अंगीकार की, ऐसे सन्यासी के तो दर्शन भी पवित्र हैं। ऐसे वृद्ध तो घर की, समाज की, राष्ट्र की, संस्थाओं की शोभा होते हैं। ये कैसे होगा, कैसे संभव है, इसका चिंतन हम इस विषय में करेंगे। ए, ऐसी घटशः चर्चा के ये विषय रहेंगे। उसके बाद हम माने ये 7 गट जो है वह अपने जीवन का प्लानिंग है। यह व्यक्तिगत जीवन का भी प्लानिंग है, कुटुंब जीवन की भी व्यवस्था है, और समाज की जीवन की भी व्यवस्था है। ऐसे हमारा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन किस प्रकार से प्लान्ड वे में, व्यवस्थित पद्धति से चलेगा, और उससे संस्कृति, धर्म, राष्ट्र आदि सभी लाभान्वित होंगे। हमें तो सुख प्राप्त होगा ही, हमें तो इससे सुविधा मिलेगी ही, संपूर्ण राष्ट्र को भी मिलेगी। इसी को कहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, जगत का हित करते करते अपने मोक्ष के लिए अनुकूलता निर्माण करना। ये अद्भुत व्यवस्था और अद्भुत विचार हमारे पूर्वज ऐसे ऋषियों की विलक्षण बुद्धि का ही चमत्कार है। हमें इसकी विरासत मिली है, परंतु हमारी शिक्षा ने, हमारी सारी व्यवस्थाओं ने इसको असंभव बना दिया। इसको संभव कैसे बनाना, इसका चिंतन करना, व्यवस्था करना, कार्य योजना बनाना, ये हमारा दायित्व बनता है। इस दृष्टि से हम इस गोष्ठी को भी लेंगे, इस विषय को भी लेंगे। अगले 2 सत्र हैं, इसके लिए हमें हमारा जो गृह शास्त्र है, समाज शास्त्र है, व्यवस्था है, जीवन व्यवस्था है, इन सभी का हमारे शास्त्रों में जो विचार किया गया है, इसकी पुनः प्रस्तुति करनी होगी। हमारे कुटुंब व्यवस्था के, कुटुंब जीवन के मूल तत्व क्या है, इसको शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा। जैसे मैंने कुछ ग्रंथों का नाम दिया, गृह शास्त्र, आदि जनन शास्त्र, आदि आदि, तो ये तो बहुत अच्छी तरह से हमारे पूर्व के ग्रंथों में प्रस्तुत हुए ही हैं। हमें 21वीं शताब्दी के लिए इनकी पुनः प्रस्तुति करनी होगी। तो ये हमारा और एक गट रहेगा।
ये केवल शास्त्रों की रचना करके तो नहीं होगा, लोक में यह जाना चाहिए, लोक मत परिष्कार होना चाहिए। लोक में जो विपरीत मान्यताएं हैं, विपरीत व्यवहार है, विपरीत व्यवस्था है, उसमें से उनको मुक्त करके सही मार्ग, सही व्यवस्था बतानी होगी। इसलिए अंतिम गट का विषय है कुटुंब शिक्षा और लोक मंथन। ऐसे लोक के लिए, शास्त्रों के लिए और जीवन के प्लानिंग को लेकर सभी लोगों के लिए, व्यक्तिगत और कौटुंबिक, ऐसे दोनों स्तरों पर हमें चिंतन करना चाहिए। ऐसा समग्रता में इस विषय का चिंतन उसमें प्रस्तुत होगा। देश भर से लगभग 250 विद्वज्जन उसमें अपेक्षित है और देश के सभी क्षेत्रों से, सभी राज्यों से लोग इसमें सहभागी होने के लिए आएंगे। ऐसा हमारा संपर्क भी बना है। आप सब पितामही विद्यापीठ के इस चिंतन सत्र में सहभागी हो रहे हैं, इसलिए आप सब इसमें आए, ऐसी अपेक्षा तो है। और बाद में जैसे चिंतन सत्र में हम सहभागी हो रहे हैं, उसी प्रकार से पितामही विद्यापीठ की जो कार्य योजना बनेगी, उसमें कृति रूप में भी सहभागी बनेंगे, ऐसी संभावना हम देख रहे हैं। तो इन दोनों कामों के लिए, दोनों आयामों को संभव बनाने के लिए आप इस गोष्ठी में सहभागी बने और इस विषय का आकलन अच्छी तरह से हमारा हो सके, इसलिए पुनः पुनः आग्रह पूर्वक निमंत्रण है। इसी प्रकार से भविष्य में हम व्यास विद्यापीठ की भी रचना कर सकते हैं। इस प्रकार से समाज जीवन में, संपूर्ण राष्ट्र जीवन में जिस जिस प्रकार से, जिन जिन आयामों में विद्यापीठों की रचना करना है, शिक्षा की व्यवस्था करना है, इसका चिंतन विद्यापीठ में अभी चल रहा है। आप विद्यापीठ का एक चिति नामक शोध पत्रिका अर्धवार्षिक के रूप में प्रकाशित होती है। आप में से अनेक लोगों को इसका परिचय तो होगा ही। चिति के पूर्व के अंक में अन्य प्रकार के विद्यापीठों की चर्चा की गई है। उसमें कुछ नाम मैं देती हूँ। कुबेर विद्यापीठ, श्रीनिधि विद्यापीठ, विश्वकर्मा विद्यापीठ, संप्रदाय विद्यापीठ, ऐसे ऐसे नामों से। फिर उसमें राम विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ, पितामही विद्यापीठ, ये तो है ही, परंतु इसके उपरांत ये है। आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार से समाज जीवन जो प्रभावित हो रहा है, विपरीत विचारों से, विपरीत जीवन दृष्टि से, उसको सही बनाने के लिए और त्रिवर्ग पुरुषार्थ के आधार पर संपूर्ण जीवन व्यवहार की रचना होने की दृष्टि से ऐसे भिन्न भिन्न आयामों को लेकर विद्यापीठों की रचना आगे होने जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए भी मुझे बहुत रोमांच का अनुभव हो रहा है। सुनते सुनते आपको भी हो ही रहा होगा। हम ऐसे कार्य में अवश्य सहभागी बने, ऐसी हम सबकी इच्छा भी होगी। आज के चिंतन के विषय का ये पूर्वार्ध है कि हम केवल चिंतन नहीं, बीच में किसी श्रोता ने प्रश्न पूछा था कि ये तो सब हम चिंतन कर रहे हैं, ये इसका कृति रूप कैसे होगा? तो इसका कृति रूप अवश्य होगा। उस समय भी मैंने कहा था कि हम चिंतन करेंगे, चिंतन के आधार पर कार्य योजना बनेगी और कार्य योजना के अनुसार फिर कार्य भी शुरू ही होगा। इसी क्रम में कुछ भी होता है, कोई भी नई व्यवस्था, कोई भी नई योजना प्रथम हृदय में संकल्प के रूप में जागृत होती है।
हृदय में जागृत होने के बाद वह बुद्धि में उतरती है और बुद्धि में इसकी पूरी रचना व्यवस्थित होती है, क्रमबद्ध क्रमबद्ध होती है। और बुद्धि में स्पष्टता होने के बाद वह वाणी में उतरती है। वाणी दो रूप है, एक तो बोलते हुए श्रोताओं के समक्ष और लिख कर ग्रंथों में प्रस्तुति, ऐसे दोनों रूपों में इसकी प्रस्तुति होती है। जब जब तक बुद्धि का प्रश्न है तब तक तो वह चिंतन करने वालों की बुद्धि उतने व्यक्तियों तक सीमित रहती है। जैसे ही वह वाणी में उतरती है वह श्रोताओं को भी, पाठकों को भी अपने साथ शामिल करते हैं। अतः वो जो हृदय में जागृत हुआ वह संकल्प बुद्धि में व्यवस्थित होने के बाद श्रोताओं अथवा पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत होने के साथ साथ उसके विस्तार का, प्रचार का, प्रसार का प्रारंभ होता है। ऐसा ये विचार एक बार श्रोताओं और पाठकों के समूह में प्रतिष्ठित होने के बाद, व्यवस्थित होने के बाद उसका कृति रूप भी शुरू होता है। बाद में वह कृति में उतरती है। कोई भी बड़ा काम हो, छोटा काम हो, होने का क्रम तो यही रहता है। पहले विचार रूप होता है, फिर बुद्धि में उसकी व्यवस्थिति होती है और फिर वह लोगों के समक्ष प्रस्तुत होकर फिर कृति रूप में आता है। तो हमारा यह पितामही विद्यापीठ का चिंतन भी कृति रूप धारण करने जा रहा है। व्यास विद्यापीठ भी कभी कृति रूप धारण करेगा, शीघ्र ही धारण करेगा और अन्य विद्यापीठों का चिंतन भी शुरू होगा। हमने अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, उसका अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा संकाय इस रूप में प्रारंभ करने का संकल्प तो किया ही है। इस प्रकार से आने वाले बहुत अल्प समय में पुनरुत्थान विद्यापीठ अनेक अनेक आयामों में प्रत्यक्ष कार्य करना शुरू करेगा। यही आज का जानकारी नुमा चिंतन का विषय रहा है। कभी कभी क्या होता है कि लोग पूछते हैं इनको यूजीसी की मान्यता होगी क्या? नहीं होगी, हम नहीं चाहते। इसका कारण क्या है कि हमारे गुरुकुलों से, हमारे विद्यापीठों से राज्य और समाज को अपनी जीवन व्यवस्था रचना कैसे करना, इसका मार्गदर्शन होता था, निर्देशन होता था और कभी आवश्यकता पड़ी तो नियमन भी होता था। ये विद्यापीठ और राज्य, विद्यापीठ और समाज, इसका संबंध है। हमारे देश में हमेशा ज्ञान क्षेत्र ही समाज क्षेत्र का, राज्य क्षेत्र का, अर्थ क्षेत्र का नियामक रहा है, अधिष्ठान रहा है। आज की यूनिवर्सिटी में ये नहीं होता है। यूनिवर्सिटी मार्गदर्शक होने के स्थान पर नियंत्रित बन जाती है। इसलिए ज्ञान क्षेत्र समाज को, राज्य को मार्गदर्शन करने की स्थिति में नहीं होता। स्वाभाविक तो यह है कि अर्थनीति की रचना गुरुकुल में होनी चाहिए, सरकार इसको लागू करेगी, समाज इसका पालन करेगा। शिक्षा नीति बननी चाहिए गुरुकुलों में, सरकार इसको लागू करेगी, समाज इसका अनुसरण करेगा। किसी भी विषय में स्थिति तो ऐसी ही होनी चाहिए, व्यवस्था तो ऐसी ही होनी चाहिए। यह व्यवस्था एकदम उल्टी हो गई है, यही तो संकटों का मूल है। इसलिए हम इसको सही करने के लिए विद्यापीठ को पहले तो स्वायत्त रखेंगे और अर्थ की दृष्टि से वह समाज के ऊपर ही
आधारित होगा। ऐसी जब शिक्षा की व्यवस्था बनती है, तब जाकर देश का माने तब जाकर राष्ट्र जीवन सही पटरी पर चलने लगता है। पटरी ही आज तक हमको प्राप्त नहीं हुई, तो हम तो या तो गलत दिशा में जाएंगे, जहां नहीं जाना है उसी मार्ग से जाएंगे, या तो उबड़ खाबड़ होकर कभी गिरेंगे, उठेंगे, चलेंगे, कभी हम भटकेंगे, दिशा बदलेगी, यह सब होगा। हम देख ही रहे हैं कि राष्ट्र जीवन की अभी तो स्थिति ऐसी ही है। और अंतिम बात, भारत यदि इस प्रकार से भटकी हुई स्थिति में रहेगा, तो विश्व का भटकना तो अवश्यंभावी है। विश्व को नहीं भटकने देना, भटका है तो सही मार्ग पर लाना, यही भारत का भी भाग्य है, ईश्वर प्रदत्त दायित्व है, कर्तव्य है। ऐसे विश्व के संदर्भ में विश्व को संकटों से मुक्त करने के लिए भारत को ज्ञान निष्ठ बनकर अपनी ज्ञान व्यवस्था को सही स्वरूप देना होगा। मुझे लगता है मैंने विद्यापीठ कैसे काम करता है, कैसे करेगा और उसमें हम सब लोग कैसे सहभागी बनेंगे, इस विषय का चिंतन अभी प्रस्तुत किया है। आगे के सत्रों में हम पितामही विद्यापीठ अथवा कुटुंब शिक्षा विभाग अथवा हमारा ये चिंतन किन किन आयामों में आगे बढ़ेगा, यह देखेंगे। क्या क्या रचना की आवश्यकता कैसी रहती है, इसका विचार हम आगे करेंगे। मुझे लगता है समय समाप्त हो गया है, तो जिज्ञासा के लिए, सुझाव के लिए, अभिप्राय के लिए, प्रतिसाद के लिए यह सत्र खुला है। मैं यही रुकती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अभी प्रश्नोत्तरी के लिए सत्र खुला है, तो पहले हाथ ऊपर करेंगे, फिर प्रश्न पूछेंगे। ओह, कोई प्रश्न ही नहीं है। जी, श्रीनिवासन जी। नमस्ते ताई। नमस्कार मेरा ये पितामही विद्यापीठ के बारे में प्रश्न था। तो जी। ये इसका कोई ये ज्योग्राफिकली मतलब एक जगह में होगा या इसका एक वातावरण होगा या ऐसा इसका स्वरूप क्या होगा? हाँ, पितामही विद्यापीठ का केंद्र अहमदाबाद में ज्ञानम में ही रहेगा। जो भी विद्यापीठ के 14 केंद्र हैं, उन केंद्रों पर एक कार्यक्रम तो तय हुआ है, विवाह संस्कार पूर्व तैयारी एवं स्वरूप। ऐसा कार्यक्रम अभी विद्यापीठ के मुख्य केंद्र में हो गया। उसमें इन केंद्रों से कार्यकर्ता आए थे, वे इसे समझ कर गए हैं, अपने अपने स्थान पर इसका आयोजन वे करेंगे। जो समर्थ भारत केंद्र गुजरात में चलता है, वहां जो भी अपने केंद्र पर अपने स्थान पर चलाना चाहता है, ऐसे कार्यकर्ताओं की टोली वहां जा सकती है। वहां हर महीने भिन्न भिन्न प्रांतों के 10-10 दिन के वर्ग लगते हैं। अपने केंद्र में जाकर, अपने स्थान पर जाकर उसे कैसे करना, इसका मार्गदर्शन और शिक्षण वहां प्राप्त होता है। तो उसमें जाकर फिर हम अपने स्थान पर वैसा ही कर सकते हैं। उसी आधार पर जीवन विकास के सूत्र
इस ग्रंथ को लेकर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की रचना भी होगी और आयोजन भी होगा। पितामही विद्यापीठ नामक ग्रंथ में इन सारे पाठ्यक्रमों के विषय कौन कौन से होंगे ये तो दिया है, कल्पना भी की गई है कि ये कैसे चलेगा। तो विद्यापीठ की जो संयोजक टोली बनेगी वह इसका संचालन करेगी। जो भी करना चाहता है वो इस संचालक टोली के साथ मिलकर आयोजन कर सकता है। तो आप यदि करना चाहें तो योजना बनाकर शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद ताई। जी। और कोई प्रश्न? मेरा एक निवेदन और भी है। पितामही विद्यापीठ नामक ग्रंथ की द्वितीय आवृत्ति का प्रकाशन भी होगा। हम चाहेंगे कि यह ग्रंथ घर घर में पहुंचे, सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पहुंचे। इसमें यही जो मैंने अभी कहा कि पितामही विद्यापीठ का स्वरूप क्या है, उसका संचालन कौन करेगा, उसके विभिन्न पाठ्यक्रम क्या है, कम से कम 15 पाठ्यक्रमों के तो चर्चा उसमें की गई है। उसके विषय, उसका उसका अवधि और उसके संचालन का स्वरूप आदि सब उसमें दिया गया है। इसलिए इस ग्रंथ को सर्वत्र पहुंचाने के माध्यम हम भी बन सकते हैं। विद्यापीठ तो प्रयास कर ही रहा है, परंतु हम भी प्रयास कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर अधिक संख्या में हम इसका मुद्रण करते हैं तो इसकी कीमत कम हो सकती है। हमारा प्रयास है कि 150 से 200 रुपये के बीच में इसकी कीमत का निर्धारण करके हम इसको बल्क में सर्वत्र पहुंचा सके। तो आप भी इसका प्रयास करिए। इसका जो पत्र है और इसकी जो जानकारी है वह शीघ्र ही 1-2 दिन में ही गट पर रखी जाएगी। उसमें भी आप सहभागी बने और अधिक से अधिक संख्या में हम इस ग्रंथ का मुद्रण भी कर सके और सब लोगों तक पहुंचा भी सके। ऐसी आवश्यकता हमें लगती है, आपको भी लगती होगी, और आपको यदि लगती है तो आप भी यह कार्य करें, उसमें सम्मिलित हो, ऐसा निवेदन है। जी श्रीनिवासन जी। हाँ ताई, ये जो अभी जो पुस्तक हम पढ़े हैं उस जी पुस्तक से ये दूसरा पुस्तक का व्यत्यास क्या है? नहीं, उसमें कुछ सामग्री अधिक जोड़ी है, जैसे कि एक प्रस्तावना है, फिर उसमें परिशिष्ट के रूप में पुनरुत्थान विद्यापीठ का परिचय है, कुटुंब शिक्षा के विषय में पुनरुत्थान ने अभी तक क्या काम किया है इसकी जानकारी है, और पितामही विद्यापीठ नामक संस्था, अभी ऐसा है कि पितामही विद्यापीठ संकल्पना एवं स्वरूप ये ग्रंथ है और पितामही उपविद्यापीठ यह विद्यापीठ है। तो यह विद्यापीठ कैसे काम करेगा इसकी जानकारी भी है। कुछ चित्र इसमें जोड़े गए हैं और अर्थात मुद्रित शोधन, प्रूफ रीडिंग तो इसका करके इसको शुद्ध भी बनाया गया है। मूल विषय वस्तु वही है। अभी जिनके पास यह ग्रंथ है उनके लिए मूल मुख्य विषय वस्तु कोई अधिक है ऐसा नहीं है। कुछ पाठकों के अभिप्राय भी इसमें जोड़े गए हैं। ये हार्ड बाउंड होगा, रंगीन मुखपृष्ठ वाला, फ्लैप सहित ऐसा भी होगा। जी निकिता जी। नहीं, मैं ये
जानना नहीं चाहती थी सुनाई कि दे नई रहा है। आवृत्ति में इसके रेफरेंस बुक्स भी, ग्रंथों के नाम भी दिए हैं। इसमें नई आवृत्ति में ग्रंथों के रेफरेंस जो ग्रंथ हैं उनकी भी सूची दी गई है। हाँ, संदर्भ ग्रंथों की, मैंने कुटुंब शिक्षा के विषय में और कौन कौन सा पठनीय साहित्य है इसकी जानकारी भी दी गई है। जी तरुण जी। नमस्ते ताई। नमस्कार। जो अभी पितामही विद्यापीठ जो ग्रंथ है उसमें हम प्रौढ़ वानप्रस्थ, फिर प्रौढ़ गृहस्थ आश्रम, युवावस्था, तरुण अवस्था, बालावस्था, इस क्रम में हम जाते हैं। तो जस्ट एक जिज्ञासा थी कि मतलब इस क्रम को इस तरीके में रखने के पीछे कुछ एक कारण रहा है या व्यावहारिक कारण ये है कि आजकल अब जब से विषय की शुरुआत हुई है तो गर्भ संस्कार, शिशु संस्कार, शिशु संगोपन, इस विषय पर तो बहुत चर्चा होती है। पीढ़ी आगे चलकर इवन बाल शिक्षा, युवाओं की शिक्षा, इसका विचार ही नहीं होता है। तो हमने ध्यान आकर्षित करने के लिए वृद्धावस्था से शुरुआत की और शिशु अवस्था तक आए हैं। कोई ऐसा शास्त्रीय कारण नहीं है, व्यावहारिक कारण है इसके पीछे। और जब पाठ्यक्रमों की चर्चा शुरू हुई तो ये विवाह पूर्व युवावस्था से ही शुरू हुआ है। इसके ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए। धन्यवाद। हाँ, सौदेकर जी। प्रणाम ताई, सभी को प्रणाम। नमस्कार। ताई, मेरे मन में एक छोटी जिज्ञासा ऐसी है कि अभी हमने पितामही विद्यापीठ की जो प्रतियां लोगों तक पहुंचाई हुई है या पहुंची हुई हैं, उनमें अभी जो सुधारित आवृत्ति आएगी उसके जो फर्क वाले भाग होंगे वो पहले वाली पुस्तकों में जोड़ने के लिए छोटी पुस्तिका के रूप में देने के बारे में कुछ विचार किया है या करने का मानस है क्या? अभी नहीं किया है विचार, और मानस भी नहीं बना है। आगे विचार कर भी सकते हैं, परंतु वो इतना बीच बीच में है कि जैसे परिशिष्ट के रूप में जो आएगा उसको अलग पुस्तिका कैसे बनाए, प्रस्तावना आएगी उसको अलग पुस्तिका कैसे बनाए। फिर भी आपने सुझाव दिया है तो इस पर एक बार सांगोपांग विचार कर लेंगे। जी जी, क्योंकि पहले की हमारी सारी आवृत्तियां निरस्त ना हो और नहीं, उसके हिसाब से उसका उपयोग अच्छा हो जाएगा। हाँ, नहीं, निरस्त नहीं हो जाएगी, उसकी प्रथम आवृत्ति निरस्त नहीं होगी, परंतु प्रथम और द्वितीय दोनों ही चलेंगे। प्रथम आवृत्ति कुछ समय तक ही चलेगी ना, कुछ ही प्रतियां उसकी बाकी बची हैं। जी। शर्मा जी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? राजकुमार शर्मा, आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट है आपका। मुझे पुस्तक चाहिए, कैसे मिलेगी? वो तो बाद में, वो तो पुस्तक चाहिए तो आप ज्ञानम के नंबर पर, विपुल भाई के नंबर पर आप सूचना भेज दीजिए। वैसे तो पुस्तक प्रकाशन की सारी व्यवस्था उमेद भाई दुग्गड़ देखते हैं। उनका नंबर या तो इस गट पर हम डाल देंगे अथवा अभी आप विपुल भाई को एक पंक्ति की सूचना भेजिए कि मुझे यह पुस्तक चाहिए, इस पते पर भेज दीजिए। इतना करने से वह पुस्तक आप तक पहुंच जाएगी, डाक के माध्यम से अथवा कुरियर के माध्यम से। उसके साथ बिल आएगा, उसके बाद आपको उसका भुगतान करना है। मैं ये भी बता दूं कि पुनरुत्थान विद्यापीठ में यह व्यवस्था है कि पहले पुस्तक पाठकों तक पहुंचाना, उसके बाद ही
उसकी कीमत प्राप्त करने का विचार करना। पहले पैसे लेना, बाद में पुस्तक भेजना, ऐसा व्यवहार पुनरुत्थान विद्यापीठ में नहीं है। पहले पुस्तक भेजना, बाद में पाठक की ओर से उसका भुगतान होगा। ठीक है ताई जी, प्रणाम। उचित व्यवस्था है। हाँ। अभी सत्र पूर्ण होगा। सत्र पूर्ण के बाद भूमि जी और कमलेश जी कृपया मुझे फोन करेंगे, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सबको नमस्कार। आगामी त्रयोदशी को मिलेंगे। तब तक आपसे पंजीकरण करने की अपेक्षा है, पुनः निवेदन है। नमस्कार। प्रणाम ताई जी। प्रणाम नमस्कार ताई। प्रणाम ताई जी। नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम ताई जी।
है।